स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल कंप्लीट स्टडी 3525 में। और आज हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, 2 अभिक्रियाएं पढ़ी थीं। अब उससे आगे की बात करते हैं। देखिए, 2 अभिक्रियाओं के बाद तीसरी अभिक्रिया हमारी थी विस्थापन अभिक्रिया। क्या थी बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, हटा देता है। विस्थापन करने का मतलब हटा देता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। जब मैंने फ्लो डायग्राम बनाया था तो उसमें आपको बताया था कि विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है एकल विस्थापन अभिक्रिया, दूसरी होती है उभय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, कौन कौन सी? एकल विस्थापन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया। अब जरा देखते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, का एक परमाणु जो है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए लोहा, आयरन, जब कॉपर सल्फेट विलयन के जलीय विलयन से क्रिया करता है, एक का मतलब एक जलीय विलयन से क्रिया करता है, तो लोहा जो है वो अधिक क्रियाशील है। किससे? कॉपर से। लोहा जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर के सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद जाकर उसके स्थान पर जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, लोहा कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से जब क्रिया करता है तो लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इसलिए लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर खुद उसके स्थान पर आ जाता है और कॉपर जो है वो सॉलिड के रूप में अलग हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें, जिंक जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से क्रिया करता है तो जिंक भी बच्चों क्या होता है? कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो ये क्या करता है? कॉपर को जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद जाकर उसके स्थान पर जुड़ जाता है। हम देख रहे हैं एकल विस्थापन क्यों कहते हैं? केवल एक तत्व जो है दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर खुद उसके स्थान पर जाकर जुड़ जाता है, इसलिए इसे बच्चों क्या कहते हैं? एकल विस्थापन कहते हैं। उभय अपघटन अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? 2 मूलक या 2 परमाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को विस्थापित करके अपना स्थान बदल लेते हैं। देखिए, जैसे सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन और BaCl2 के जलीय विलयन की जब आपस में क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? Na सोडियम वो कहाँ जाकर जुड़ जाता है? क्लोरीन के साथ जाकर जुड़ जाता है। और Ba जो है वो कहाँ जुड़ जाता है? सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखिए, सल्फेट की वैलेंसी होती है -2 और Ba की वैलेंसी होती है +2। ठीक है, +2 वाला +2 की डिमांड करता है, तो +2 वाला +2 के साथ, और Cl की होती है -1 और Na की होती है +1। ठीक है, Na की बैलेंसी कितनी होती है? Na की होती है +1 और Cl की होती है -1। तो 1 वाला 1 की डिमांड करता है, 2 वाला 2 की डिमांड करता है, इसलिए Na जो है वो Cl के साथ जुड़कर NaCl का विलयन बनाता है, जलीय विलयन बनाता है। और Ba सल्फेट की 2 वैलेंसी होती है माइनस की, तो 2 वाला 2 की मांग करता है, इसलिए जाकर BaCO4 का सॉलिड बनाते हैं और अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार देखिए, AgNO3 और KCl की बात करें तो इसमें भी क्या है? देखिए, NO3 जो है, ठीक है, वो किसके साथ चला जाता है? K के साथ। आप जानते हैं K की बैलेंसी 1 होती है, NO3 की भी 1 होती है, तो ये जाकर इसके साथ में चला जाता है, एक्सचेंज कर लेता है। और Ag जो है, ठीक है, वो किसके साथ चला जाता है? Cl के साथ। तो आपस में मूलक जो हैं वो बदल जाते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम उभय अपघटन अभिक्रियाएं। や द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों।                                                                        या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों।
चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो पूर्ण होने के बाद ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं। कुछ अभिक्रियाओं जब पूरे हो जाती हैं तो अब पूर्ण होने के बाद अभिक्रिया के दौरान बहुत सारी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है। जैसे कार्बन की ऑक्सीजन, कार्बन का मतलब ग्रेफाइट का एक रूप समझ लीजिए आप। जब ग्रेफाइट की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस बनती है। और इस अभिक्रिया के दौरान 94 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है वो निर्मुक्त होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो जितनी ऊष्मा निकलती है उसको प्लस साइन के साथ लिखा जाता है राइट साइड में। ठीक है बच्चों। अब आते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको करने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। ऊष्मा को हम देंगे तभी वो अभिक्रियाएं क्या होंगी? तेजी से पूर्ण होंगी। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको ऊष्मा देनी पड़ती है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की आपस में क्रिया होती है तो इस क्रिया के फलस्वरूप नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। लेकिन ये अभिक्रिया ऐसे ही पूर्ण नहीं होती है। अभिक्रिया को चालू करने के लिए, तेज करने के लिए इसको बहुत अधिक ताप देना पड़ता है। बहुत अधिक उच्च ताप पर यह अभिक्रिया होती है। यानी इस अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा हमें देनी पड़ती है अभिक्रियाओं को। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको ऊष्मा देनी पड़े वो क्या कहलाती हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। N2+O2 से 2NO बनने में 45 किलो कैलोरी ऊष्मा हमको देनी पड़ती है। देखिए बच्चों, माइनस का मतलब क्या है? हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। आप इस साइड में लिखकर इसको प्लस 45 किलो कैलोरी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इतनी ऊष्मा देंगे, राइट साइड में लिखेंगे तो -45। तो ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे? अगर ऊष्माक्षेपी है तो प्लस में आएगा और अगर ऊष्माशोषी है तो माइनस में आएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है? ठीक है, देखिए ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन आकर जुड़ जाए तो उसको हम ऑक्सीकरण कह देते हैं। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं जुड़ता है तो किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो जाए, उसका ऋणात्मक लक्षण बढ़ जाए, ऋणात्मक तत्व जो है वो बढ़ जाए, ऋणात्मकता बढ़ जाए तो हम कह देंगे ऑक्सीकरण होता है। अथवा किसी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक हो जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन पृथक हो जाए तो हम कह देंगे उसका ऑक्सीकरण होता है। किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी हो जाए, यानी धन विद्युतीय लक्षण कम हो जाए। धन विद्युतीय लक्षण कम होना, ऋण विद्युतीय लक्षण का बढ़ना ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ये क्या है? ऑक्सीकरण है। और मुख्य बात एक और है कि अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, आधुनिक धारणा यही है, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो भी हम क्या कहते हैं? उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। उदाहरण देखिए, जैसे SnCl2 जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो SnCl4 बनता है। यहाँ क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? -1। Cl की कितनी होती है? -1। तो यहाँ पर कितनी है? -2 है और यहाँ जाकर कितनी हो गई? -4 हो गई। तो ऋणात्मक लक्षण क्या हो गया? बढ़ गया। ऋणात्मक लक्षण बढ़ गया। किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो जाए, क्या है? ऑक्सीकरण है। यहाँ जिंक और कॉपर सल्फेट की क्रिया हुई तो क्या हुआ? ऑक्सीजन जाकर जिंक से जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीजन का योग हो गया है। और यहाँ देखिए, सोडियम से सोडियम आयन बन गया है। सोडियम से सोडियम का आयन बन गया है। और जब आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। यहाँ पर लिखा है एक इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या हो गई है? कमी हो गई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होना मतलब ये क्या है? ऑक्सीकरण है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब देखते हैं अपचयन। अभी हमने देखा ऑक्सीकरण, अब अपचयन।
ठीक है। ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट जो है वो अपचयन है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होना, उसमें क्या था, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग था, अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग होना। किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में वृद्धि होना, धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में वृद्धि होना या ऋण विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी होना, ऐसे भी हम कह सकते हैं। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक होना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होना, या क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाए। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग हो जाए, अपचयन। किसी पदार्थ में धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में वृद्धि हो जाए, अपचयन। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन पृथक हो जाए, अपचयन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाए, अपचयन। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए CuCl2 में की जब Cu से क्रिया होती है तो क्या बनता है, 2CuCl बनता है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अगर हम देखें तो Cl की वैलेंसी थी -2, 2 क्लोरीन परमाणु जुड़े थे। यहाँ पर Cl की वैलेंसी है -1। इसका मतलब क्या हुआ, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में कमी हो गई। इसका मतलब धन अवयव के अनुपात में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यहाँ देखिए ZnO से ऑक्सीजन पृथक हो गया, ठीक है, जिंक अकेला रह गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पृथक हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ये क्या है, अपचयन है। यहाँ देखिए Na+ में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो Na बन गया, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण और अपचयन को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए अब हम देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया आखिर क्या होती है, क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, कोई खास बात नहीं है इसमें। वह अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं साथ साथ हों। जब ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे 2HgCl2 + SnCl2 से Hg2Cl2 + SnCl4 बना। ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, इसको हमने आयनों के रूप में लिखा है। इस पूरी समीकरण को आयनों के रूप में लिखें तो Hg के ऊपर 2+ हैं, Sn के ऊपर भी 2+ हैं, 2 माइनस जुड़े हैं, और इसके ऊपर भी कितने हैं, 2+ हैं, और यहाँ 4 क्लोरीन जुड़े हैं तो 4+ हैं। अब जरा आप देखिए यहाँ से, यहाँ +2 है और 2 की जब 2 से गुणा होगी 4 होगा, और यहाँ जाकर कितनी रह गई, 2। तो धनात्मक लक्षण में क्या हो गई, धनात्मक लक्षण में क्या हुआ, वृद्धि हुई या कमी। यहाँ देखिए Sn +2 है और यहाँ Sn की कितनी हो गई, +4। जब धनावेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, +2 से +4 में गया। अब इस प्लस देख को आप 2 की वृद्धि ना कहें, +2 से +4 में गया। जब धनात्मक लक्षण बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो 2 से 4 में गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। यहाँ 4 से 2 में आया, 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई, और जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं अपचयन, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ Sn का Sn4 में ऑक्सीकरण हो रहा है और Hg2Hg का Hg2 में अपचयन हो रहा है, और इस पूरी सम्मिलित अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जब ऑक्सीकरण अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती हैं। आई होप ये वीडियो आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और ठीक से इसको पढ़ें, 2 बार देखें इसको कम से कम, और आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।